Next is BRA 1949. That is Banking Regulation Act. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया है? 1949। 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया है? 1934। वैसे ही पढ़ाऊंगा। सरफेसी एक्ट कब आया? 2002। केवाईसी एक्ट कब आया? 2002। पीएमएलए एक्ट कब आया? 2002। आरटीआई एक्ट कब आया? 2005। ऐसे याद होना चाहिए। ऐसा मेरा कोई अगर उत्तराधिकारी जिस दिन बन गया उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश है। चले? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे सेक्शन सिमिलर टू आरबीआई एक्ट 1934, लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन एंड राइट हैंड साइड टर्म। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है सेक्शन नंबर 9 के आधार पे कोई भी बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करके अपने पास 7 साल से ज्यादा नहीं रह सकती है। अभी मैंने क्या बोला? फिर से बोलता हूं। मैंने ये बोला कि अगर एसबीआई के पास बहुत पैसे हैं और एसबीआई चाहे तो बहुत सारे गांव को परचेज कर सकती है, बहुत सारे शहर को परचेज कर सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि एसबीआई को भी पता है कि मार्केट में अगर हम रियल एस्टेट मतलब इस जमीन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100% मार्केट में पैसा देने से ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन क्या एसबीआई ऐसा कर सकती है? क्या एचडीएफसी बैंक ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि अंततः आपके एक्ट में लिख दिया गया है नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन इट्स ओन एसेट फॉर मोर देन 7 years। अगर बैंक हमारा इस प्रीमाइसेस में चल रहा है, ये प्रीमाइसेस बैंक का हो सकता है, बट इस प्रीमाइसेस के ऊपर अगर बैंक ने बिल्डिंग परचेज कर लिया है इन्वेस्टमेंट के तरीके से, नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ओनली लैंड और बिल्डिंग जिसका हम मॉर्गेज करते हैं। So this is a section. The section is defined under BRA, that is Banking Regulation Act, and this act was introduced in 1949, जिसमें बैंक कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करके नहीं रख सकती है 7 साल से ज्यादा। नेक्स्ट, जैसा आपने आरबीआई का सेक्शन नंबर 22 देखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था ये RBI having sole right of printing of all types of denomination of currency. Similarly, under section number 22 of BRA, Banking Regulation Act, without having license of Reserve Bank of India, not a single financial door can be opened for the customer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक बैंकों को लाइसेंस देने का काम RBI का है या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देने का काम आरबीआई का है। तो बोथ सेक्शन 22 ईदर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 आर इंपॉर्टेंट। मैंने स्पष्ट आपको अंतर बताया है, कहीं भी किसी भी नजरिए से कंफ्यूज मत होइएगा कि सेक्शन नंबर 22 पूछ दिया तो याद ही नहीं आ रहा है सेक्शन नंबर 22 किसका है। अरे दादा, आरबीआई का अगर होगा तो प्रिंटिंग होगा और अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अगर है तो उसमें लाइसेंस देने की बात निहित होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 24, 42 में क्या था? सीआरआर। वेरी गुड। क्यों सीआरआर था? क्योंकि वो आरबीआई की बात थी, वो आरबीआई का एक्ट था, इस तरह से सीआर था क्योंकि सीआरआर आरबीआई मेंटेन करती है और ये बैंकों की बात है। एसएलआर कौन मेंटेन करता है? बैंक 18%। वहां पे वो 42 था, अभी उस 42 को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो 24 में एसएलआर की बात है। 22 में क्या है? तो लाइसेंस टू ऑल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय, कौन देगा लाइसेंस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना? आरबीआई। अच्छा, जगह हुए हैं इसका मतलब, ठीक है।
no bank can hold immovable property more than कितने years? 7. More than 7 7 years. Yes. उसके बाद for your examination, this section is very, 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 very important. Section number 35A, जिसमें बैंकिंग अम्बुड्समैन की बात नहीं है। अगर आपके और बैंक के अंदर कोई डिस्प्यूट है, यू आर नॉट सपोज टू गो एंड फाइल ए कंप्लेंट इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। द वन एंड ओनली फाइनेंशियल कोर्ट सेट अप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकिंग अम्बुड्समैन। सिर्फ यही वो कोर्ट है, फाइनेंशियल कोर्ट है, जिसमें बैंक और कस्टमर के फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे कि मेरा चेक पास नहीं हुआ है, मेरा अकाउंट नहीं खुला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्लेन लेगा क्या? चेक बाउंस हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्लेन लेगा क्या? नो। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, लेगा क्या? नहीं। फाइनेंशियल कोर्ट एक ही है, बैंकिंग अम्बुड्समैन है। क्या है बैंकिंग अम्बुड्समैन? बैंकिंग अम्बुड्समैन वाले क्लास में हम देखेंगे। और आखिरी में आपको सिर्फ देखना है सेक्शन नंबर 45Z। मेरे को एक चीज बताओ, किसी ने चेक ले जाके बैंक में जमा किया है क्या क्लियरिंग के लिए? Yes, sir. हाँ सर। सपोज वो चेक आपके अकाउंट से पास हो गया, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ गए। मेरा चेक था, आपने दिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अभी आप जाएंगे उस बैंक में और बोलेंगे कि वो चेक मुझे वापस दे दो, बैंक देगी क्या? No. नहीं देगी। नहीं सर। आंसर वो लोग रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। आंसर तो दो ही होंगे, चाहे तो बैंक देगी चाहे तो नहीं देगी, है कि नहीं? चेक पास हो गया है, आपके अकाउंट में पैसे आ सर गए डिपेंड हैं। ऑन चेक, जैसे सेम बैंक का है तो उनके पास होगा, और अगर अदर बैंक का है तो क्लियरिंग में जाएगा, तो फिर उनके पास रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। मैडम क्लियरिंग में किधर जाता है चेक अभी? सर अभी नहीं जाता ना, अभी तो ऑनलाइन उसमें हो गया है, डायरेक्ट वो स्कैन करते हैं। लेकिन वो जो मैनुअली रहता है, जैसे सेम बैंक का है जो एंट्री करते हैं, वो सेम बैंक का उनके पास रिकॉर्ड में रहता है, जितना मुझे आपको पता है। कैसे पता कि चेक का क्लियरिंग ऑनलाइन हो गया? ये किसने बताया आपको? किसने बताया? हाँ, कैसे मालूम चला कि चेक की क्लियरिंग ऑनलाइन हो गई है? सर ये प्रोसेस चल रहा था। ये प्रोसेस चल रहा था कि क्लियरिंग में ना जाके डायरेक्ट वो सिस्टम से होगा, इसलिए सर। ओके, ठीक है। सुने अभी, जैसा कि मैडम ने बताया कि चेक अगर सेम बैंक का है तो मिलेगा, चेक अगर सेम बैंक का नहीं है, एचडीएफसी बैंक का है तो नहीं मिलेगा। आंसर इज रॉन्ग। चेक किसी भी बैंक का होगा तो आज के डेट में जो चेक है वो बैंक के पास ही रहता है जहां पे आपने जमा किया है। हालांकि हमने सीटीएस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज कॉल्ड चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। बताऊंगा सीटीएस 2010 क्या है। आज के डेट में जाने कि अंडर BRA 45Z check has to be given to customer। अब एक्चुअल में आपका चेक अगर पास हो तो बैंक में जाके मांगने मत लगिएगा कि सर हमने तो पढ़ा है, सर से उन्होंने बताया कि चेक अगर पास भी हो गया तो भी आप ले सकते हैं।